गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? संघनन बहुलीकरण। अब संघनन बहुलीकरण में क्या होता है वो देखो। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है सर किसी भी चीज का कंडेंस होना। दूसरी बात, कल अपन इससे पहले जो पॉलीमराइजेशन पढ़ा था वो अपन एडिशनल पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है ना, इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं अपन, क्या? स्टेप ग्रोथ। क्या? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे कल अपन ने एडिशनल पॉलीमराइजेशन को क्या बोला था अपन ने? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। वैसे इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इसमें स्टेप ग्रोथ करती है, वहां पे चेन जुड़ती जाती है। यहाँ पे एक स्टेप की बाद में दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, फिर चौथी स्टेप, ऐसे जुड़ती हुई जाती है, बट उसमें चेन जुड़ती हुई जाती है, इसलिए इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। दूसरी जो बात होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कि सर कंडेंस होती है, तो कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब इसका ऊर्ध्वपातन वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कंडेंस होती है तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज होती है, कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, या कोई ना कोई सम पार्टिकल्स या छोटा सा मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिलीज होगा। तो वो छोटा सा मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी होता है वो क्या रिलीज होता है इसके साथ? वो तीन चीज रिलीज होती है। एक तो सर H2O बाहर निकल सकता है उससे, या फिर सर उसमें से अमोनिया गैस बाहर निकल सकती है, या उसमें से कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप बाहर निकल सकता है। इस तरह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ये तीन चीज बाहर निकलती है। दूसरी बात, इसमें पहली बात स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें H2NH3 ROH मतलब ROH मतलब कोई भी एसिडिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप बाहर निकलता है। जो इसकी चौथी चीज आती है वो चौथी बात ये होती है, तीसरी बात होती है इसकी, जो तीसरी बात है वो इसकी तीसरी बात ये है कि इस पॉलीमराइजेशन में जितने, जैसे अपन ने दो रिएक्टेंट होते हैं, इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो भी दो होते हैं, क्योंकि दो मोनोमर जुड़ के ही पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, तो मिनिमम दो मोनोमर तो चाहिए, तो दो रिएक्टेंट होते हैं, तो प्रोडक्ट भी ही दो बनेंगे। क्यों? एक तो इसका पॉलीमर बनेगा और दूसरा कोई जो साइड प्रोडक्ट, लाइक कोई भी साइड मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, इसलिए इसमें रिएक्टेंट भी दो होते हैं। क्या? रिएक्टेंट भी दो होते हैं, और तेरा जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये प्रोडक्ट भी कितने होते हैं? दो होते हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट तेरा क्या बनेगा? कोई भी पॉलीमर बनेगा, ठीक है, इसलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे सर इसमें कोई एग्जांपल इसका बेस्ट है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो अपन पढ़ते हैं वो एग्जाम्पल एक आपकी बुक में दे रखा है अच्छा सा, कि इथाइलिन ग्लाइकोल का टेरेथिलिक एसिड के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, इथाइल ग्लाइकोल को जब टेरेथिलिक एसिड के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो क्या बनता है? टेरिलीन या फिर डेक्रोन बनता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जिसमें से एग्जाम्पल है अपना पहला एग्जाम्पल, ठीक है, डेक्रोन, ठीक है, डेक्रोन या फिर टेरिलीन, ठीक है, डेक्रोन या टेरिलीन। जो डेक्रोन और टेरिलीन होता है इसकी बात करते हैं, ये किससे बनता है? जो डेक्रोन या टेरिलीन होता है ना, ये बनता है एक तो इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, प्लस टेरेथिलिक एसिड से बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से बनता है। अब जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये टेरेप्थेलिक एसिड के साथ जुड़कर किसका फॉर्मेशन करता है? किसका? डेक्रोन या टेरिलीन का फॉर्मेशन करता है। इतना सा ध्यान रखना आपको। अब बात आती है सर इथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करूं, मतलब इथाइलिन CH2 ये इथाइलिन ग्रुप हो गया, ग्लाइकोल मतलब दो OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप? दो OH ग्रुप। इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके? टेरेप्थेलिक एसिड। मैंने आप लोगों को टेरेप्थेलिक एसिड का फार्मूला बताया था, याद करो सब। टेरेप्थेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है COOH, ठीक है, और COOH ग्रुप जुड़े रहते हैं। जब इन दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है? तेरा डेक्रोन का फॉर्मेशन होता है। डेक्रोन कैसा होता है सर? डेक्रोन का फॉर्मेशन होगा तो ये तो यहाँ वाला O रहेगा, ठीक है, इसके आगे ये पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब डेक्रोन का आपको फॉर्मेशन करना होता है, ये तो O, और फिर क्या रहेगा तेरा CH2, ये OH वाला, ये तेरा CH2, फिर क्या आ जाएगा तेरा CH2, ठीक है। उसके बाद में क्या? ये O इसके साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, मतलब ये तो OH है, ठीक है, और यहाँ वाला H,
ये तो OH है, ये हमारा OH मिलकर क्या बाहर निकाल देगा H2 बाहर, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये H2 बाहर निकल जाएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, आगे जैसे बाइंड होगा तो C के बाद में O, ये हमारा OH मतलब सर O तो आ जाएगा और C डबल बॉन्ड O। अब क्या जुड़ गया इसके बाद में, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मैं ऊपर की तरफ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया, H2 बाहर निकल गया, ठीक है। फिर क्या सर, पूरी की पूरी बेंजीन, बेंजीन को मैं लिख सकता हूँ C6H5 से, लेकिन 1 2 3 4 कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे C6H4, ठीक है, C6H4। उसके बाद में COOH ग्रुप आएगा आपका, कौन सा ग्रुप आएगा COOH। अब जो COOH ग्रुप आएगा इसमें क्या रहेगा सर, इसमें C डबल बॉन्ड O रहेगा, OH बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा और इस तरह से ये तेरा डेक्रोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका रे, डेक्रोन का, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे डेक्रोन, इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं अपन, डेक्रोन या टेरिलीन। आपको ध्यान रखना है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो टेरिलीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपकी बुक में डेक्रोन एक पॉलिस्टर भी होता है, क्योंकि एस्टर से ही बना है, क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है OOR, ठीक है, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको पॉलिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पॉलिस्टर भी बोलते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल था डेक्रोन या टेरिलीन। इसके अलावा इसके बहुत सारे और एग्जांपल है जो अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा, जैसे आपने ये तो इसका एस्टर वाला था। अब इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं अपन, जो किसके बेसिस पे देखते हैं। पहला जो एग्जांपल देखते हैं ना, पॉलीएमाइड के बेसिस पे देखते हैं कि सर इसमें पॉलीएमाइड, एमाइड वाला एमाइड ग्रुप कौन सा होता है। एमाइड ग्रुप का नाम सुना होगा, NH C डबल बॉन्ड O वाला, NH ग्रुप C डबल बॉन्ड OH वाला, ठीक है, मतलब NH ये एमाइड ग्रुप होता है, NH C डबल बॉन्ड O, ये एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एमाइड, ठीक है। तो एमाइड ग्रुप के अकॉर्डिंग, एमाइड ग्रुप वाले कौन कौन से पॉलीमर है जो एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ऐसे पॉलीमर्स जो एमाइड ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो पॉलीमर्स की बात करते हैं जिनमें सबसे फेमस एग्जांपल आपने बहुत बार पढ़ा है। तो वो पहला एग्जांपल कौन सा है, एमाइड वाला। आपने नायलॉन 66 का नाम सुना, आपने नायलॉन 6 का नाम सुना है। तो नायलॉन 66 का फॉर्मेशन भी आप इसी से कर सकते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। नायलॉन 66 है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा नायलॉन 66 कैसे बनता है, ठीक है। नायलॉन 66 का फॉर्मेशन, पहली बात आती है सर इसको नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं। दूसरी बात कि नायलॉन 66 बनता किससे है। पहली चीज, नायलॉन 66 बचपन से पढ़ते हैं कि एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के फॉर्मेशन से बनता है। पहली बात तो हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन ग्रुप मतलब CH2, कितने हेक्सामेथिलीन, CH2 ग्रुप कितने 6, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मतलब NH2 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, कौन सा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। अब बात आती है सर एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अब एडिपिक एसिड का फॉर्मूला याद करने का कोई खास नहीं है, CH2 का होल 4, ठीक है। जैसे आपने टेरेथिक एसिड का फॉर्मूला याद किया था, CH2 का तो होल 4, इधर भी आप लगा दो COOH और इधर भी क्या लगा दो COOH। क्या लगा दिया आपने COOH। कितने पार्टिकल गुरुजी, इसके भी n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स। आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हो तो कंडेंस कर दो, कंडेंस करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा। यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है। एमाइड ग्रुप क्या होता है गुरुजी, मेरा NH C डबल बॉन्ड O होता है, NH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ तो NH2 तो NH रखना मतलब एक हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रखना तो OH बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से तो OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर अपन ने क्या बाहर निकाल दिया, H2 बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया, H2। तो ये एज इट इज इसके जुड़ गया, तो इधर से क्या बनेगा, इधर तो सर बन गया मेरा वही H2 वाला। ऐसे ही तो ये ग्रुप आगे भी जुड़ेगा, ये इधर भी जुड़ेगा, मतलब सर यहाँ पे भी NH, तो यहाँ पे भी मेरा क्या रह जाएगा NH जुड़ गया। आपको लगाना नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर CH2 का होल 6, ठीक है। फिर क्या लगा हो गया NH C डबल बॉन्ड O, जो कि मेरा कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब आगे क्या रहा सर, CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, ठीक है। उसके बाद में फिर से C डबल बॉन्ड O और सर ये आगे चलता रहेगा क्योंकि NH वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे N लग जाएगा। ये तेरा क्या होता है, नायलॉन 66। क्या है, नायलॉन 66। अब बात आती है सर इसको नायलॉन 66 क्यों बोला, इसको
नाइलॉन 66 बोलने के पीछे रीजन है क्योंकि भाई इस पहला जो मोनोमर है और दूसरा मोनोमर है, दोनों में कार्बन कितने हैं, 6। यहाँ पे दोनों 66 का मतलब 66 66 मत बोल देना, ठीक है, 66 है, ठीक है, मतलब पहले वाले में भी 6 कार्बन है और दूसरे वाले में भी 6 कार्बन। अच्छा गुरुजी इसमें तो 6 तो दिख गया हमें, लेकिन इसमें 6 कौन से, 4 तो इसके कार्बन, 1 कर दो इसके, मतलब टोटल कितने हो गए, 6, इसलिए इसको नाइलॉन 66 बोलते हैं, नाइलॉन 66 बोलते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में एमाइड का कौन सा होता है, एक सर नाइलॉन 6 भी होता है, कौन सा होता है, नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 थोड़ा सा अलग है, अलग थलग है, आपको क्या करना है, सबके सब याद करने हैं, इनका मोनोमर्स याद करना है, इनका पॉलीमर्स याद करना है और इनका यूजेस भी याद करना है। जैसे आप नाइलॉन 66 का बहुत ज़्यादा यूज करते हो, जैसे मेकिंग सीड्स वगैरह, ब्रश वगैरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। उसके आगे आप नाइलॉन 6 पढ़ते हो। अब देखिए नाइलॉन 66 जो कंडेंस हो रहा है तो टेम्परेचर भी आपको याद करना है, 553 केल्विन की समथिंग दे रखा आपके, ठीक है, और हाई प्रेशर के साथ इसको यूज करते हैं, तो आप नाइलॉन 66 का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है नाइलॉन 6, कौन सा आता है, नाइलॉन, अपन बात करते हैं नाइलॉन 6 की। अब नाइलॉन 6 का निर्माण किससे होता है, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, नाइलॉन 6 है कैप्रोलैक्टम को किसके साथ, पानी के साथ बहुत ज्यादा गर्म करने पर आपको नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। अब के सर कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या याद करना, बिल्कुल याद करना, आपको कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला आना चाहिए, ज्यादा खास नहीं है कैप्रोलैक्टम का। अब पहली बात तो नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा आपको, पर पहले आपको कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे ये है NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे तेरा CH2, यहाँ पे भी तेरा CH2 और यहाँ पे भी तेरा CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी तेरा CH2 और NH का जुड़ जाता है। यहाँ पे आई बात समझ में, यहाँ पे आपको सीधा सा जोड़ना है, आई बात समझ में। टोटल 5 कार्बन का 6 कार्बन करने होते हैं, यहाँ पे CH2, ठीक है। अब देखो नाइलॉन 6 को बोला क्योंकि सर एक ही मोनोमर है, ठीक है, एक ही मोनोमर है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है। इसको किसके साथ हीट किया आपने, सर गुरुजी पानी के साथ हीट किया, किसके साथ, पानी के साथ हीट, कितना, वही सर 553 से 5546 या 555 के समथिंग या 5560 के समथिंग इसका टेम्परेचर यूज करो और हाई प्रेशर रखो, ठीक है, हाई प्रेशर रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर नाइलॉन 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है सर होगा क्या, कुछ भी याद करने का ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, एक नाइट्रोजन, बस इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहाँ से और चेन को सीधा कर दो। कैसे, सर ये तो मेरा NH जो चेन ब्रेक हुई उसको तोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे CH2 कितने हैं, सर CH2 है मेरे 5 और C डबल बॉन्ड O और ये चेन को ब्रेक कर दो, यहाँ पे N लगा दो और ये मेरा क्या है, नाइलॉन 6। बस इतनी सी बात याद रखनी है, नाइलॉन 6 कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद में पॉलिएस्टर मैंने बता दिया आपको, पॉलिएस्टर के बारे में वो आपको पता ही है। और उसके बाद में एक जो फेमस आता है आपका वो है मेलामीन, जो कि RBSc वालों के नहीं है और CBOSc वालों के मिलेगा, क्या, मेलामीन, ठीक है। मेलामीन भी एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको कुछ नहीं ज्यादा याद रखना। मेलामीन क्या होता है, इसमें मेलामीन की रिएक्शन अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है। मेलामीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और रेजिन इंटरमीडिएट के साथ फॉर्मेशन होते हैं, पॉलीमराइजेशन द्वारा मेलामीन पॉलीमर का निर्माण होता है। अब पहली बात आती है सर मेलामाइंस क्या होता है। अब मेलामाइंस का आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, एक सिंपल सी है, N यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ पे C और यहाँ पे, ठीक है। एक अपन ने बेंजीन रिंग की तरह बना लिया, ठीक है। जहां पे कार्बन है वहां पे आप लगा दो NH2, क्या लगा दिया, NH2, क्या लगाया रे, NH2, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, सर कंप्लीट करो इसको, कार्बन की 4, ठीक है, ये ले नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इसको मेलामाइन बोलते हैं, ठीक है। मेलामाइन की रिएक्शन किससे करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, और रिएक्शन करवा दो इसकी, ठीक है, क्या करवा दो, रिएक्शन। अब कितने फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब एक जुड़ेगा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, तीनों जब जुड़ जाएंगे उसके बाद में आपका मेलामाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो रेजिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले वो कैसा बनता है, जैसे इसकी रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, होगा कैसे, N डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे भी N, यहाँ पे भी C और यहाँ पे NH2 जुड़ गया मेरा, यहाँ पे N, यहाँ पे C और यहाँ पे मेरा NH2 जुड़ गया, ये ले, ठीक है। गुरुजी डबल बॉन्ड, बिल्कुल डबल बॉन्ड। यहाँ पे तेरे को कुछ नहीं करना,
NH जो दे रखा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, वो हो जाएगा NHCH2 और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ से NH, यहाँ पे CH2, यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, ठीक है। ये एक मेरा रेजिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इसके पॉलीमराइजेशन से आगे फर्दर रिएक्शन होगी और पॉलीमराइज होगा, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन कराओ और किसका निर्माण कर दो, मेलामीन पॉलीमर का निर्माण कर दो। कैसे? सिंपल सी बात है सर, इसमें NH ये भी बॉन्ड तोड़ दो, आगे वाला यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ देंगे और इसको पूरा तोड़ देंगे, O वाला ग्रुप पूरा यहाँ से हटा दो इसको, OH वाले बॉन्ड। कैसे सर? ये तो CH2 और यहाँ पे NH, यहाँ पे भी NH, इसको मेलामाइन बोलेंगे, ठीक है, मेलामाइन पॉलीमर, जो कि सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा बराबर की तरफ। अब बात करते फिर से, अब आगे चलते हैं, आगे की बात अपना कोपॉलीमर, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, कोपॉलीमर या कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विषम बहुलीकरण, विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण, सहबहुलीकरण, बहुलीकरण, ये इसको क्या बोलेंगे? विषम बहुलीकरण, ठीक है, विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण। विषम बहुलीकरण या सहबहुलीकरण का मतलब क्या होता है सर? आप देखिए, ये एक तरह का पॉलीमर होता है जिसमें होता क्या है, पहले वाले जो सारे पढ़े अपन ने वो क्या पढ़े अपन ने, होमो वाले पढ़े, ये देखिए है सहबहुलीकरण वाले विषम बहुलीकरण, कोपॉलीमर या फिर हेटेरोपॉलीमराइजेशन, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? हेटेरो भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें दो या दो से अधिक है, हिंदी में सुनो पहले, इसमें दो या दो से अधिक एकलक इकाइयां, एक ही प्रकार की नहीं हो सकती, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, एक प्रकार की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, दो या दो से अधिक है एकलक इकाइयां, मतलब इसमें मोर देन 2, कितनी? मोर देन 2 मोनोमर्स, मोर देन 2 मोनोमर्स आर कंबाइंड विच ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगी और उसके बाद में पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगी। ये एक से अधिक प्रकार की मोनोमर्स हो सकती है। दूसरी बात है, जो कोपॉलीमराइजेशन होता है ये दोनों हो सकता है, कौन सा? ये चेन, ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और ये हो सकता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। दोबारा सुनो, सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण, इसमें एक से अधिक एकलक इकाइयां यूज होती है जो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। ये पॉलीमराइजेशन दोनों टाइप का हो सकता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशनल पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। इस पॉलीमराइजेशन की खास बात यही होती है कि इसमें सर एक से अधिक मोनोमर्स यूज होती है, बस ये बात इसकी मोटी मोटी बात है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, संश्लेषित रबर का नाम सुना है, संश्लेषित जो अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है, संश्लेषित रबर का निर्माण किया था अपने ब्यूटा 1,3 डाइइन का स्टाइरिन के साथ जब पॉलीमराइजेशन किया था, ब्यूटा 1,3 डाइइन, किसका? ब्यूटा 1,3 डाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटा 1,3 डाइइन की रिएक्शन किससे करवाई थी अपन ने? किससे करवाई थी रे? अरे किससे करवाई थी? C6H5 स्टाइरिन के साथ। ब्यूटा 1,3 डाइइन की रिएक्शन किससे करवाई थी अपन ने? स्टाइरिन के साथ। अब जब ब्यूटा 1,3 डाइइन की रिएक्शन स्टाइरिन के साथ करवाते हैं तो तेरा संश्लेषित रबर प्राप्त होता है, जिसमें दोनों इकाई कौन कौन सी है? ब्यूटा 1,3 डाइइन भी है, कौन सा है? ब्यूटा 1,3 डाइइन भी प्रेजेंट है और स्टाइरिन भी प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। जब बनेगा तो कंडेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे तो केवल क्या होगा? एडिशनल, मतलब ये कौन सा है? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे मैं इसकी बात करूँ, NCH2 डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये आगे चला जाएगा, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पे तेरा CH2 CH और C6H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सा है तेरा? जो कोपॉलीमराइजेशन होता है। कौन सा पॉलीमराइजेशन है ये तेरा? कोपॉलीमराइजेशन। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देख, इसका जो ये बॉन्ड होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट करनी होती है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ की चला जाएगा, इसका पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्यूटा 1,3 डाइइन या स्टाइरिन बोलते हैं। कर लोगे ऐसी चीज, ठीक है, सिंपल सी चीज है।
उसके बाद की बात आते हैं। अब सर कोपोलिमराइजेशन की कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको आरबीएससी वालों को याद रखनी है, सीबीएसई वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो सीबीएसई में तो बस इतना सा पता होना चाहिए कि कोपोलिमराइजेशन क्या होता है। कोपोलिमराइजेशन से कुछ नहीं होता है, इसमें एक से अधिक एकल इकाइयों का मतलब मोनोमर्स का यूज होता है, मोर देन वन मोनोमर्स का यूज होता है। दूसरा स्टेप ग्रोथ और क्या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दोनों टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है। एक आपको याद करना है बीटा-1,3 डाइईन का स्टाइलिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन होता है, इतना सा ध्यान रखना। इसके बाद में आरबीएससी वालों को क्या याद रखना, आरबीएससी वालों को इसके प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है जो कि थ्योरेटिकल है। जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, जब स्टाइलिन का बहुलीकरण जो आप देख लेना, इसमें छोटी छोटी बातें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका टॉपिक चलता है वो आता है प्राकृतिक रबर, ठीक है, रबर, ठीक है, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रबर की बात कर, हाँ अब रबर की बात करते हैं। रबर दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो अपना प्राकृतिक रबर होता है, एक संश्लेषित रबर होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है उसको नेचुरल रबर भी बोलते हैं, संश्लेषित रबर को सिंथेटिक रबर भी बोलते हैं। अब जो पहली बात करेंगे, अब प्राकृतिक रबर की बात करेंगे। प्राकृतिक रबर के यहाँ प्राकृतिक रबर मिलता कहाँ से है? पहली बात तो प्राकृतिक रबर प्रकृति से मिलता है, और प्रकृति में भी कहाँ से? रबर का एक पेड़ होता है जिसका नाम क्या है? हेविया ब्रेसिलिएंसिस, ठीक है। जो हेविया ब्रेसिलिएंसिस जो पेड़ होता है, इसके क्या होता है, इस पेड़ है ना जो रबर का, इस पेड़ की छाल मतलब जो बाहर से इसका तना होता है, तने की छाल पे एक चीरा लगाते हैं अपन, ठीक है। चीरा लगाकर उसमें से क्या करेंगे, दूध के समान, किसके समान? दूध के समान, दूध मतलब मिल्क के साथ, ठीक है, मिल्क के समान, ठीक है। मिल्क के समान क्या होता है? एक व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का एक जो भी मैटर निकलता है, व्हाइट कलर का एक द्रव निकलता है बाहर। अब जो द्रव होता है, जो मैटर होता है, जो अपना जो व्हाइट कलर का आता है, उसी को क्या बोल दिया इसने? लेटेक्स बोल दिया। क्या था? लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स या हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? छीर, ठीक है। जो लेटेक्स या छीर मिला आपको, जो रबर के पेड़ के तने के आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद में उसमें व्हाइट कलर का जो मिल्क के एज इट इज मिल्क की तरह लेटेक्स मिला, वो लेटेक्स, ये लेटेक्स क्या था? इस लेटेक्स में क्या था? इस लेटेक्स में 40% सॉल्यूशन था। ये लेटेक्स किसके साथ? 40% सॉल्यूशन था वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ, जिसमें से 40% क्या था? 40% उसमें क्या था? रबर था। बाकी का क्या था? उसमें पानी था। अब क्या कर रहे हैं, 40% इसमें रबर था, बाकी का क्या था? इसमें पानी था। अब जो रबर मिला आपको नेचुरल रबर, इसमें क्या होती है? इलास्टिक पाई जाती है, मतलब ये प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, इलास्टिक नेचर का होता है। अब उसके बाद में क्या किया, जो 40% सॉल्यूशन था किसका? रबर का, और वो भी कैसा? कोलॉइड डिस्पर्सन सॉल्यूशन था, ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्सन सॉल्यूशन था, मतलब इसमें कोलॉइड कण थे, जो रबर थे ना कोलॉइड थे, ठीक है। और कोलॉइड क्या होता है आपको पता है, ये कोलॉइड कण आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 40% सॉल्यूशन जो था कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला, उसमें क्या किया? उसको हीट किया। क्या किया? हीट किया। अब क्या किया? हीट करने के बाद में इसमें 70% रबर मिल गया, 70% सॉल्यूशन मिल गया, किसका? रबर का। मतलब इसमें सर 70% अब रबर है, तो ये क्या होने लगा? अवक्षेपित होने लग गया, मतलब प्रिसिपिटेट बनने लग गई। आई बात समझ में? मतलब एक गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया, प्रिसिपिटेट बनने लग गई। अब क्या किया? 40% 70% सॉल्यूशन था, अब उसमें क्या किया? इसमें सर 1% क्या? एसिटिक एसिड, क्या? एसिटिक एसिड का मिक्सर यूज किया। 1% एसिटिक एसिड के साथ इसको इसमें 1% एसिटिक एसिड मिला दिया। उसके बाद में इसको क्या किया? 2 रोलरों के बीच से प्रवाहित किया। इस रबर को 2 रोलरों के बीच से प्रवाहित किया। 2 रोलरों के बीच से प्रवाहित करने के बाद में क्या हुआ? जब 2 रोलरों के बीच में इस रबर को डाला, डालने के बाद में क्या हुआ? पतली पतली चादर के समान लाइनें, पतली पतली चादर के समान रबर बाहर निकलने लगे। जो पतला पतला जो चादर के समान जो अपन को मिली वो रबर, उसी रबर को इसने क्या बोल दिया? इसी रबर को इसने पेलक्रिप रबर बोल दिया। क्या बोल दिया उसको? पेलक्रिप रबर, ठीक है। जो पेलक्रिक रबर मिला, अब इस पेलक्रिक रबर, जो पेलक्रिक रबर था, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज कम थी, मतलब इसमें प्रत्यास्थता का गुण कम था, इसलिए इस पे क्या किया उन्होंने? अब इस पे धुआं डाल दिया, ठीक है, धुआं मतलब इस पे फोक डाला। फोक डालने के बाद में जो रबर प्राप्त हुआ उसको स्मोक, ठीक है, स्मोक रबर नाम दिया गया, ठीक है। अभी भी स्मोक रबर मिला, इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब इसमें प्रत्यास्थता का गुण अच्छा था। इसके बाद में इस रबर को यूज करने लगे, ये तेरा नेचुरल रबर मिल गया। नेचुरल रबर 2 तरह का, दोबारा सुनो, नेचुरल रबर नेचर से मिलता है, मतलब एक पेड़ के नाम से रबर के पेड़ से मिलता है। रबर के पेड़ में आपको एक कट लगाना है, मतलब उसमें एक कट लगाने के बाद में दूध के समान व्हाइट कलर का एक लिक्विड स्रावित होगा, उसी लिक्विड को क्या बोला इसने? लेटेक्स बोला। जो लेटेक्स था उसमें 40% सॉल्यूशन था रबर का, मतलब 40% सॉल्यूशन ऑफ रबर,
ठीक है, रबर का 40% सॉल्यूशन था, जिसमें रिमेनिंग पोर्शन किसका था, पानी का। अब इसको क्या किया, इसने हीट किया तो 70% सॉल्यूशन बनाया और रबर के प्रिसिपिटेट मिलने लगे। यहाँ पे एक बात याद रखने की, जो 40% सॉल्यूशन रबर का था ये कोलॉइड सॉल्यूशन था, ठीक है, कोलॉइड डिस्पर्शन सॉल्यूशन था। मतलब कोलॉइड डिस्पर्शन सॉल्यूशन का मतलब होता है ये कण जैसे अपन जैसे पानी में कुछ मिलाते हैं, जैसे कोलॉइड कण, कोई किसी उसके कण तैरने लग जाते हैं, ठीक है, वो कण बाहर मतलब अलग से ही दिखते थे आपको पानी में, ठीक है, उसकी तरह का एक सॉल्यूशन था। अब उसको क्या किया, थोड़ा हीट किया तो 70% सॉल्यूशन मिला, मतलब प्रिसिपिटेट जमा होने लग गए। अब प्रिसिपिटेट जमा हुए, उसमें 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन मिलाकर उसको दो रोलरों के बीच से डाल दिया। दो रोलरों के बीच में डाला तो रोलर के बीच से निकालने के बाद थिन लेयर्स बाहर निकलने लग गई। जो थिन लेयर्स थी उन्हीं को पेल्क्रिप रबर बोला। क्या बोला उसको, पेल्क्रिप रबर। अब उस पेल्क्रिप रबर पर उसने धुआं डाल दिया, मतलब स्मोक डाला तो उसको स्मोक रबर नाम दे दिया। क्यों डाला ये, क्योंकि उसकी इलास्टिक बढ़ानी थी उसको, मतलब उसकी प्रत्यास्थता बढ़ानी थी। आएगा समझ में। अब बात करते हैं आगे, सर ये होता किसका है, क्या है ये प्राकृतिक रबर। जो लेटेक्स था उसमें है क्या एक्चुअल में, जो प्राकृतिक रबर, ये तो इसकी थ्योरी थी। ये ज्यादातर गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, गर्म देशों में पाया जाता है, जैसे भारत भी एक गर्म ही देश है, ठीक है। इसके पेड़ आपको मिल जाएंगे, भारत में भी मिल जाएंगे, श्रीलंका में मिल जाएंगे, मलेशिया में मिल जाएंगे, जो भी हॉट कंट्रीज हैं उनमें इसके पेड़ मिल सकते हैं अपन को, ठीक है। उसके बाद में जो प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर होता है ये होता क्या है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, मतलब पॉलीमर होता है किसका, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। अब बात आती है सर आइसोप्रीन क्या होता है, ठीक है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इतना सा ध्यान रखना है। प्राकृतिक रबर क्या होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन में भी कौन सा आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन, ठीक है, सिस आइसोप्रीन, ठीक है। अभी बताएंगे सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, दो होते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। अब इतना सा ध्यान रखो, सिस आइसोप्रीन। अब जो आइसोप्रीन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन, या 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ब्यूटा डाइईन मतलब 4 कार्बन का रिंग है, उसमें 2 नंबर कार्बन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 और 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़े हुए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला चेक करते हैं अपन। सर ये होता है CH2 डबल बॉन्ड, वन पोजीशन CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, इतना सा पढ़ लो पहले। अब 2 मिथाइल मतलब एक और दो पोजीशन पे क्या ग्रुप, CH ग्रुप, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, एक तो 1 2 3 4, मतलब 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आपको क्या मिल गया, 2 1 3 1 4, ठीक है, एज इट इज 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये होता है अपना आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन ये 2 रूप में पाया जाता है, एक तो सिस फॉर्म भी हो सकती है, एक इसकी कौन सी फॉर्म हो सकती है, ट्रांस भी हो सकती है, एक तो सिस भी हो सकती है और दूसरी कौन सी फॉर्म हो सकती है इसकी, ट्रांस। तो इसका ध्यान रखना अपन को कि सर सिस फॉर्म है या मेरा ट्रांस फॉर्म में जाएगा जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो सर ये बॉन्ड तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, बीच वाला डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे तो क्या है मेरा CH2, ठीक है, ये ले मैंने CH2 यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने CS, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद में अब देख इसके एक तो हाइड्रोजन, मैंने ये हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब ये CH2 है, सर CH2 है, ये आगे जाकर फिर से दूसरे से जुड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है, 1 मिनट है। आइसोप्रीन इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। रबर का पहले आइसोप्रीन ब्यूटा 1,3 डाइईन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मुझे क्या करना है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करना। तो क्या करूंगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो बनेगा कैसे कंपाउंड, नीचे लिख देता हूँ मैं, बनेगा इस टाइप का कंपाउंड CH2, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं C, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये तो यहाँ गया, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो
तो इसके भी पीछे कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा, मतलब एक अलग इकाई, मतलब इधर भी कोई मोनोमर जुड़ रखी है C। अब इसको अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना CH2 आगे जुड़ेगा फिर, और ये हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख दिया, इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, इस ग्रुप को मैंने नीचे लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब आगे चलेगा, ये दूसरे से जुड़ जाएगा CH2, अब आगे C, यहाँ पे वही डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाए अपना CH3, वही C, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2, फिर से आगे चलेगा, इस तरह से चलती रहेगी। अब देख, ये जुड़ने वाला ग्रुप सेम ग्रुप, मतलब इससे जुड़ेगा, इधर भी ये इससे जुड़ रहा, अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड हो तो इसको क्या बोलेंगे, से सेम। अगर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो आपको इतना सा ध्यान रखना, से ब्यूटाबंथ्रीन डाइईन, से 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन, ठीक है। ये अपना क्या होता है, नेचुरल रबर होता है। सिस का ध्यान रखना है, सिस होता है, ट्रांस नहीं होता। ट्रांस जो भी होता है उसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, जो कि एक तरह का अलग केमिकल्स होता है। अपन को तो इतना सा ध्यान रखना है कि नेचुरल रबर मेरा आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, और इसमें भी कौन सा रूप होता है, इसका सिस फॉर्म होता है। आपको ये दोनों ग्रुप का स्पेशल ध्यान रखना, अगर एक साइड आ जाए तो सिस से, अपोजिट साइड आए तो ट्रांस होता है, ठीक है। ये अपना नेचुरल रबर होता है, ठीक है। अब नेचुरल रबर क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अब इसको क्या करेंगे, अपन वल्कनाइजेशन करेंगे। हाँ जी, अपन ने रबर की बात कर ली थी, कौन से की, प्राकृतिक रबर, ठीक है। प्राकृतिक रबर के बारे में मैंने बता दिया था कि प्राकृतिक जो रबर होता है, मतलब जो नेचुरल रबर होता है, इसका मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी 2 मेथिल ब्यूटाबंथ्रीन डाइईन का बहुलक होता है। इतना सा ध्यान रखना होता है प्राकृतिक रबर के बारे में। और प्राकृतिक रबर की जो स्टोरी है वो ध्यान रखना है, एक रबर के पेड़ से प्राप्त होता है, उसको कट करके, मतलब उसके ऊपर काट लगा के, उससे दूध के समान जो सफेद व्हाइट सा जो लिक्विड मिलता है अपन को, उस लिक्विड को ही अपन क्षीर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लेटेक्स बोलते हैं। जो लेटेक्स होता है, उसको लेटेक्स को अपन क्या करते हैं, उस लेटेक्स का सबसे पहले कंपोजिशन याद करना होता है कि लेटेक्स, जो मेरे को लेटेक्स मिला, ठीक है, इस लेटेक्स में क्या होता है कि 40% सॉल्यूशन होता है किसका, रबर का, ठीक है। किसका सॉल्यूशन होता है, 40% सॉल्यूशन होता है रबर का। अब इसको तूने क्या किया था, हीट करके तूने इसको कितना परसेंट कर लिया था, 70% करने के बाद में अब ये क्या, पहली बात तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, आपको पता है, ये कोलर्ड सॉल्यूशन होता है। जो कोलर्ड सॉल्यूशन होता है, इसको हीट करो, हीट करने के बाद में 70% का अपन ने रबर का सॉल्यूशन बनाया। 70% रबर के सॉल्यूशन में क्या होता है कि प्रिसिपिटेट, मतलब अवक्षेपित हो जाता है, रबर क्या हो जाता है, अवक्षेपित। उसके बाद में आपने क्या किया, इसमें 1% कौन सा एसिड मिलाया, 1% एसिटिक एसिड मिलाया। कौन सा एसिड, 1% एसिटिक एसिड मिलाया। 1% एसिटिक एसिड मिलाने के बाद में आपने क्या किया, इसको 2 पट्टों में से गुजारने के बाद में थिन लेयर के समान आपको रबर मिला, ठीक है। उसके बाद में आपने इसमें क्या किया, धुएं से गुजारा तो स्मोक रबर प्राप्त हुआ। इस तरह से अपन रबर के बारे में प्राप्त किया। और रबर में जो होता है क्या, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और कौन सा, सिस का ध्यान रखना। इतनी सी बात है। उसके बाद में अपन को वल्कनाइजेशन करना है। क्यों करने की, पहली बात तो रबर का वल्कनीकरण, हिंदी में बोलेंगे रबर का वल्कनीकरण। अब रबर का वल्कनीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो प्राकृतिक रबर था, ठीक है, मतलब जो नेचुरल रबर था, ठीक है, नेचुरल रबर। अब ये नेचुरल रबर क्या था, इस नेचुरल रबर की प्रत्यास्थता कम थी, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम, इसकी इलास्टिसिटी कम थी, इलास्टिक कम थी। दूसरी चीज है, जो नेचुरल रबर था ना, इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही था कि वल्कनीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नेचुरल रबर अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दो, क्या, हाई टेम्परेचर, अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दोगे तो जो नेचुरल रबर है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब बहुत ज्यादा नरम हो जाता है और पिघल जाता है, चिपचिपा सा फील होता है। अगर इसको लो टेम्परेचर रखोगे, कितना, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आपको 353 केल्विन की समथिंग, मतलब इससे अधिक अगर आपने इसको टेम्परेचर दे दिया तो इससे अधिक टेम्परेचर देने के बाद में ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। अगर इसको लो टेम्परेचर दोगे, ठीक है, लो टेम्परेचर मतलब अगर इसका टेम्परेचर आपने 283 केल्विन से कम कर दिया, ये इससे भी कम कर दिया टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर से कम करने के बाद में ये जो रबर हो जाता है वो भंगुर प्रकृति का हो जाता है, मतलब टूटकर बिखर जाता है, ब्रिटल नेचर का हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने रबर का वल्कनाइजेशन किया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था क्योंकि सर इसकी प्रत्यास्थता कम थी। क्या थी, प्रत्यास्थता कम थी। और तीसरी बात, ये सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में, नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन पोलर सॉल्यूएंट में ही
ये क्या था, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता था, इसके अलावा किसी में डिजोल्व नहीं होता था, मतलब पानी में ये डिजोल्व नहीं होता। कोई भी बेंजीन वगैरह ये चीज जो कि नॉन पोलर सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये डिजोल्व हो जाता था। इसलिए डिजोल्व होने के बाद में ये क्या हो जाता, अप्रत्यास्थ हो जाता था, मतलब इसकी बिल्कुल भी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती थी पूरी की पूरी, इसलिए इसका वल्कनाइजेशन करना पड़ा। अब बात आती है कि सर रबर का वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं और ये वल्कनीकरण होता क्या है। ठीक है, रबर का वल्कनाइजेशन मतलब वल्कनाइजेशन रबर का क्यों करने की नौबत आई वो अपन ने पढ़ लिया। पहली चीज क्योंकि सर इसकी प्रत्यास्थता कम होती है। दूसरी चीज सर ये नरम और लचीला कब, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। तीसरी बात है सर इसका जब टेम्परेचर कम करोगे तो ये भंगुर प्रकृति का हो जाता है। चौथी बात सर ये नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर सॉल्यूशन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, जिससे इसकी अप्रत्यास्थता का गुण आ जाता है। इसलिए इसको क्या किया अपन ने, वल्कनाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। अब वल्कनाइजेशन करने में क्या किया, वल्कनाइजेशन भी इसका अलग अलग तरीके से हुआ। सबसे पहले इसका जो वल्कनाइजेशन किया, ठीक है, वो कोई और साइंटिस्ट था जो अपने जर्मनी का साइंटिस्ट था, सबसे पहले वल्कनाइजेशन करने वाला वो था। उसने क्या बताया, जो हेबर्ट था, जो 1827 में हेबर्ट, ठीक है, हेबर्ट ने क्या किया 1827 ईस्वी में, कौन सी 1827 ईस्वी में सबसे पहले हेबर्ट ने क्या किया कि जो नेचुरल रबर था, ठीक है, नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर के ऊपर क्या किया इसने कि सल्फर, ठीक है, सल्फर बुरका दिया, मतलब सल्फर का चूर्ण इसके ऊपर डाल दिया। सल्फर का चूर्ण डाल के इसको 1-2 दिन के लिए रख दिया। उससे क्या हुआ, उसको पता चला कि इसके ऊपर जैसे मैंने सल्फर का चूर्ण इसके ऊपर डाला नेचुरल रबर के ऊपर, तो इसकी तन्यता बढ़ गई। तन्यता मतलब इसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई, प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा आ गई। इसलिए थोड़ा सा इसका वल्कनाइजेशन किया इसने हेबर्ट ने 1827 ईस्वी में। उसके बाद में जब इसका हुआ तो ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो कब आता है, उसके बाद में गुडवियर आता है, जो कि 1839 ईस्वी में क्या किया कि प्राकृतिक रबर को 10%, प्राकृतिक रबर को किसके साथ 10%, जो नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर को क्या 10% सल्फर के साथ हीट किया। किसके साथ, 10% सल्फर के साथ हीट किया। और कब तक किया, 1-2 घंटे तक। कब तक, 1-2 घंटे तक इसको हीट किया, मतलब 1 से 2 घंटे तक इसको क्या किया, हीट किया। और टेम्परेचर क्या रखा, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है कि सर इसका टेम्परेचर रख रहा है इसने 130 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा। उसके बाद में इसका वल्कनाइजेशन किया, ठीक है, 130 से 140 डिग्री गर्म किया। तो सबसे पहले इसके सारे के सारे गुण बदल गए, सारे के सारे नेचुरल रबर के जो भी गुण थे ना वो सारे के सारे बदल जाते हैं। इससे जो प्राप्त होता है ना रबर, वो कौन सा रबर था, वल्कनाइजेशन रबर था, ठीक है, मतलब रबर का वल्कनीकरण की ये प्रक्रिया थी। अब आती है कि सर वल्कनीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ, प्राकृतिक रबर को 10% सल्फर के साथ 130 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे तक गर्म करने पर प्राप्त रबर जो प्रक्रिया होती है, 1 से 2 घंटे तक इस रबर को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि सर रबर का वल्कनीकरण से ऐसा हुआ क्या कि ये रबर की प्रत्यास्थता भी बढ़ जाती है, मतलब इस रबर की जो प्रत्यास्थता होती है इसकी वो भी बढ़ जाती है, इसकी जो लचीलापन होता है वो भी इसमें आ जाता है, इसका सॉफ्टनेस भी इंक्रीज हो जाता है, सारी चीज इसकी अच्छी हो जाती है। तो सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्राकृतिक रबर होता था वो नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता था। और आइसोप्रीन क्या होता था, CH2 सिंपल सा था सर, 131 के ऊपर तो क्या था, जैसे अपना CH2 डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या था CH3 ग्रुप था, इसके ऊपर कौन सा ग्रुप था CH3, उसके बाद में क्या था यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ये ग्रुप था। अब दूसरा भी ऐसी ही चेन थी, वो थी CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH3, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था। अब हुआ क्या सर, इनके बीच में ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, और इनके बीच में सल्फर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, इनके बीच में सल्फर क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। सर ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और सल्फर के मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं, सारे के सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं, रबर के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं यहाँ से, और सल्फर के बीच में एटम्स यहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका रबर का वल्कनीकरण होता है। क्या सर ये रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होती है, इसका पता नहीं है अभी तक कि ये सल्फर किस टाइप से आकर जुड़ा, क्यों हुआ ऐसा, लेकिन इतना पता है कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स आकर बीच में जुड़ जाते हैं, इसी प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? अब देख,
हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन से बंध बन गए, सल्फर के क्रॉस बंध। अब तेरे को क्या याद करना, वो देख, सबसे पहले प्राकृतिक रबर को 10% सल्फर के साथ हीट किया, प्राकृतिक रबर को किसके साथ, 10% सल्फर के साथ मैंने क्या किया, हीट किया, 1 से 2 घंटे तक 130 से लेकर 140 डिग्री का टेम्परेचर रखा। उसके फलस्वरूप हुआ क्या सर, उसके फलस्वरूप हुआ ऐसा है कि बीच के डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, किसका, आइसोप्रीन मतलब 2 मेथिल ब्यूटाडाइईन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता है और सल्फर आकर जुड़ जाता है और सल्फर इससे क्रॉस बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनाता है ना सल्फर, ये क्रॉस बॉन्ड होता है। ठीक है, ये क्रॉस बॉन्ड की वजह से सल्फर का वल्केनाइजेशन हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना रबर का वल्केनीकरण में। उसके बाद में जो टॉपिक आता है अपना छोटा सा है, ये फालतू की बातें सारी की सारी थ्योरी है, आप थ्योरी से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। बस जो मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं उनको आप थोड़ा सा रिवाइज रखना, ध्यान में रखना उनको, और बार बार इन्हीं का रिवीजन करता रहना। अब दूसरा आता है तेरा सिंथेटिक रबर। ठीक है, ठीक है, सिंथेटिक रबर जिसको संश्लेषित रबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर सिंथेटिक रबर और ये संश्लेषित रबर, ये क्या होता है। पहले तो अपन ने नेचुरल, मैंने शुरू में बताया कि रबर 2 तरीका का होता है, एक तो प्राकृतिक रबर, एक संश्लेषित रबर। जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर को ही अपने वल्केनाइजेशन किया, उसके बाद में अपन ने सिंथेटिक रबर बनाया। ठीक है, वो सॉरी वल्केनाइजेशन के फलस्वरूप उसकी इंटेंसिटी अपन ने तन्यता बढ़ा दी, प्रत्यास्थता का गुण बढ़ा दिया, उसके लचीलापन बढ़ा दिया उसका अपन ने। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है तेरा सिंथेटिक रबर मतलब संश्लेषित रबर। अब देखो संश्लेषित रबर होता क्या है। ठीक है, ये भी क्या होता है, प्राकृतिक रबर की तरह ही होता है। ये भी क्या होता है, ब्यूटा 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन का ही बहुलक होता है, यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा डाइईन का ही पॉलीमर होता है। ठीक है, बस ये रबर का सबसे पहला संश्लेषित रबर कहाँ मिला, इसकी कोई स्टोरी नहीं है, बस उसी की तरह ही होता है, पर ये बनाया गया मतलब सिंथेसिस किया गया, वो तो अपन को मिला, ये संश्लेषित है मतलब ह्यूमन ने बनाया। सबसे पहले कहाँ बना, सबसे पहले सिंथेसिस रबर बनाया जर्मनी में। सबसे पहले कहाँ बनाया गया, जर्मनी में। और कब बनाया गया था ये सबसे पहले जर्मनी में बनाया गया था, और 2 मेथिल डाइब्यूटा 1,3। अब इसमें क्या था, जो जर्मनी में बनाया गया था ना, उसमें क्या था, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटे 1,3 डाइईन। ठीक है, 1,3 डाइईन पर सोडियम द्वारा, ठीक है, डाइईन पर सोडियम द्वारा संश्लेषित रबर का निर्माण किया गया। सबसे पहले यह ध्यान रखना आपको, सोडियम की उपस्थिति में इसका बहुलीकरण करवाया। बना कैसे, इस गुरुजी यहाँ पे भी क्या था, CH3 ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है 2 पोजीशन पे ध्यान रखना है, एक तो 2 के ऊपर, एक 3 के ऊपर। CH2 डबल बॉन्ड C, जहाँ पे हाइड्रोजन था उसको हटा दिया मैंने और CH3 लगा दिया। ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 3। उसके बाद में आपको CH2 का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, CH, फिर आपको 1 2 CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 3, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भी हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे भी क्या लगा दो, CH3, क्योंकि 2 और 3 के ऊपर क्या मेथिल ग्रुप लगाना अपन को। ठीक है, इसका किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में इसका वल्केनाइजेशन किया और बना क्या, सिंथेटिक रबर का फॉर्मेशन हुआ। पहला कौन सा, CH2 सिंगल, C यहाँ पे क्या आ गया तेरा CH3, और ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यहाँ पे तेरा CH3 और तेरा CH2 अगली साइड में। ये सबसे पहला बनाया गया था जर्मनी में। सबसे पहला जो ये रबर बना ये जर्मनी में बना, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं हुआ और इसका उत्पादन भी बंद हो गया। लेकिन जो आज अपन जो सिंथेटिक रबर यूज करते हैं, जो भी अपन रबर यूज करते हैं आज, वो रबर कहाँ का है, वो रबर है सबसे पहले USA में बनाया गया था, और ये रबर किसका, ब्यूटा 1,3 डाइईन का ही बनाया गया। ठीक है, ये तो जर्मनी में बनाया गया, लेकिन थोड़े दिन ही चला, उसके बाद में इसका उत्पादन बंद हो गया। और जो अभी जो अपन रबर यूज करते हैं, जो पेन पेंसिल वगैरह में, कहीं पे भी अपन जो टायर ट्यूब वगैरह जो रबर यूज करते हैं, वो सिंथेटिक रबर आज अपन जो यूज कर रहे हैं ना, वो USA की देन है। ठीक है, मतलब USA में बनाया जा रहा है, और बनाया था सबसे पहले USA में ही बनाया गया था। अब देख क्या था, इसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब ब्यूटा। ठीक है, ब्यूटे 1,3 डाइईन। ठीक है, ब्यूटे 1,3 डाइईन। ठीक है, इसका पॉलीमर है आज जो भी अपन यूज करते हैं, इसमें कोई सोडियम की यूज नहीं किया, इसमें ब्यूट 1,3 डाइईन का पॉलीमराइजेशन किया, और CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका जो पॉलीमर बना वो बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये पॉलीमर बना।
आज जो यूज करते हैं वो यूएसए की देन है, और जो यह है वो संश्लेषित रबर मुख्यतः ब्यूटा 13 डाइईन का उपयोग करते हैं, जो ब्यूटेन और ब्यूटेन जैसे गैस के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो जब ये यूज किया जब ये बनाया गया तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और ये ध्यान रखिए इस चीज का, और Al2O3 का इसमें प्रेजेंस लेते हैं। टेम्परेचर क्या रखते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर अपन यूज करते हैं, जो कि अपना सिंथेटिक रबर है। अब सिंथेटिक रबर के प्रकार, टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर मतलब संश्लेषित रबर के प्रकार। अब संश्लेषित रबर में बहुत सारे रबर है, आपने सबसे पहले ब्यूना एस का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सारे रबर है। तो जो सबसे पहले ब्यूना एस रबर टाइप का है, ब्यूना एस, ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइईन स्टाइरिन, ठीक है, ब्यूटाडाइईन और स्टाइरिन, ठीक है, ब्यूटाडाइईन और एस मतलब स्टाइरिन। तो सिंपल सी बात है, ब्यूटाडाइईन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटा 13 डाइईन प्लस स्टाइरिन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्टाइरिन का फॉर्मूला पढ़ा, वही है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अपन को क्या लगाना है, बेंजीन। ठीक है, ब्यूटा 13 डाइईन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से आपको ब्यूना एस रबर की प्राप्ति होती है। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। ये तो है तेरा ब्यूटे 13 डाइईन और स्टाइरिन, ठीक है, ब्यूटा 13 डाइईन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से क्या मिलता है अपन को, ब्यूना एस। जो कैसे मिलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे इधर निकल जाएगा। कैसे, सिंपल सा बिग बनाने का तरीका देख लेना अभी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2, और यहाँ पे आपको CH और ये बॉन्ड आगे निकाल देना, यहाँ पे बेंजीन लगा देनी है। ठीक है, ये कौन सा रबर है मेरा, ब्यूना एस। कौन सा है, ब्यूना एस। ठीक है, एक्स का मतलब स्टाइरिन से होता है, ब्यूना अपन को ब्यूटा 13 डाइईन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका भी उपयोग वगैरह जो चीजें हैं वो आप देख लोगे अच्छे से कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के टायर तथा जूतों के सोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो रबर आता है तेरा ब्यूना एन आता है। एस की जगह क्या लगाना है अपन को, एन लगाना है। वही ब्यूटा 13 डाइईन तो कॉमन रहेगा, लेकिन स्टाइरिन की जगह अब क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या हो जाएगा रे, एक्रिलोनाइट्राइल। बस इतना सा ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो एज इट इज रहेगा, और बेंजीन की जगह CN लगा दे, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेगा रतु, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। इसके पॉलीमराइजेशन से कौन सा रबर मिलेगा आपको, ब्यूना एन, बेंजीन की जगह सिर्फ क्या लगाना आपको, CN, खत्म। इसका भी उपयोग किया जाता है, वो आप देख लोगे बुक वगैरह से देख लेना कि ब्यूना एन का रबर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो चीजें आपको अच्छे से देखनी है। हाँ, ये रबर लेग प्रूफ होते हैं तथा इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, ऑयल सील, गेट, संग्रह टैंक, अस्तर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो रबर आता है ABS आता है। कौन सा रबर, ABS रबर। कौन सा रबर आता है भाई साहब, ABS। ठीक है, ABS रबर। ठीक है, अब ABS भी एक्रिलोनाइट्राइल की तरह होता है। इसमें ब्यूटा 13 डाइईन 20% और एक्रिलोनाइट्राइल 30% और स्टाइरिन 50% का यूज करते हैं, और सहबहुलीकरण से इसकी प्राप्ति होती है। कुछ नहीं करना, ABS रबर किससे मिलता है सर, ABS रबर ब्यूटा 13 डाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक्रिलोनाइट्राइल प्लस एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN प्लस स्टाइरिन, क्या रहे, स्टाइरिन CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे तेरी बेंजीन। इसके कोपॉलीमराइजेशन, मतलब मैंने बोलता कोपॉलीमराइजेशन में होता क्या है कि बहुत सारे अणु लेते हैं, अलग अलग अणु यूज में लेते हैं, बस इसका पॉलीमराइजेशन करना। ये डबल बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अब उसके बाद में ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना होता है। बनता कैसे है गुरुजी, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, सीधा सा है CH2 CH, यहाँ पे तेरा CN जुड़ जाएगा,
उसके बाद में यहाँ पे तेरा CH2, यहाँ पे CH आगे निकल जाएगा, यहाँ पे बेंजीन। ये कौन सा रबर है तेरा? ABS रबर। अब बस इसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना होता है कि ब्यूटा 13-डाइएन 20%, ये तो आपको 20% यूज करना है, या आपको 30% यूज करना है, सॉरी ये आपको 30% यूज करना है, और ये आपको 50% यूज करना है। इस तरह का जो रबर होता है वो ABS रबर कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसका भी उपयोग कहाँ किया जाता है? फालतू की बातें हैं, आप देख लेना, गाड़ियों वाड़ियों की बॉडी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका जो रबर आता है वो नियोप्रीन रबर आता है। नियोप्रीन रबर क्या होता है ये ध्यान रखना, 2-क्लोरो-ब्यूट 13-डाइईन के समबहुलीकरण मतलब होमोपोलिमराइजेशन द्वारा इसका निर्माण होता है। देख रहे हैं, बहुत बहुत इजी है। कौन सा रबर है? नियोप्रीन। कौन सा रबर है? नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन, हाँ नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर। ठीक है, नियोप्रीन रबर कुछ नहीं करना। आइसोप्रीन, देख वो आइसोप्रीन था, ये नियोप्रीन। अब क्लोरो लगाना, ब्यूटा 13, वही 2 पोजीशन पे जहां पे 2-क्लोरो-ब्यूटा 13-डाइईन। तेरे को कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं करना, CH बस इस क्लोरीन लगा दे यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2। नियोप्रीन बनाना तो क्लोरीन, मतलब क्या हुआ, 2-क्लोरो-ब्यूट 2-क्लोरो-ब्यूट 13-डाइईन, ब्यूट 2-क्लोरो-ब्यूट 13-डाइईन के होमोपोलिमराइजेशन। होमोपोलिमराइजेशन मतलब गुरुजी इसी की बहुत सारे ग्रुप ले लो। ठीक है, तो होमोपोलिमराइजेशन करवाएंगे तो बनेगा क्या सर? CH2। अब ये डबल बॉन्ड आगे किसका दे? C, सिंपल सा है, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पे तेरा CH और यहाँ पे तेरा CH2, ये आगे निकल गया, ये आगे निकल गया, यहाँ से N लगा दे। इसको बोलते हैं नियोप्रीन रबर। ये आपके सारे के सारे रबर कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, कौन सा? अणुभार वाला। ठीक है, ओके बाय।